नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम। और आज कहानियों के खजाने से लेकर आया हूं हमारे ग्रुप की सदस्या सीमा वर्मा की लिखी हुई प्यारी सी रचना मेरी भाभी। चलिए कान में ईयरफोन लगाइए और तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। रात के करीब 8 बजे हैं। आज पूरे 24 घंटे के बाद बुखार टूटा है। सारा बदन जैसे दर्द में जकड़ा हुआ है। कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है मुझे। रुचिका ने कमरे के बाहर से दरवाजे पर ही खड़ी होकर बताया, यूँ तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन संपर्क से बीमारी फैल सकती है। ये तुम कहाँ फंस गए उदय? अब आज के ज़माने में किसे यह बीमारी होती है? मैं यहाँ लिविंग रूम में हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना फ़ोन करके। उसकी आवाज़ से दुविधा टपक रही थी। टेबल पर रखे प्रिस्क्रिप्शन में ट्यूबरकुलोसिस देखकर मेरा मन भी मुरझा गया। तभी फ़ोन बज उठा। बहुत मुश्किल से सिर घुमाकर देखा तो कमला भाभी का नाम डिस्प्ले हो रहा था। उनका नाम देखते ही मुंह से निकल गया, अह भाभी माँ, कैसे हो बबुआ? आज तुम्हारे भैया ने डॉक्टर से बात की थी, कुछ आराम है का? बबुआ हम आ जाएं का? उनको किसी भी तरह चैन नहीं मिल रहा था। भाभी की स्नेहसिक्त आवाज़ मेरे दुखते रग को राहत पहुंचा गई। घर से दूर रहकर भी भाभी ने मेरे तन मन के दर्द को पहचान लिया था। जबकि रुचिका मेरी जीवन संगी मुझसे दूरी बनाकर लिविंग रूम में रह रही है। भाभी अभी तो नहीं, बस इतना कहते ही मुझे खांसी शुरू हो गई और मेरा मन तेज रोने को हो गया। देखो, तुम्हें डॉक्टर के निर्देशानुसार तो चलना है, पर मजबूती बनाए रखने के लिए कुछ बढ़िया भी खाना होगा। रुचिका तो ठीक है ना? उसे फ़ोन करके सब बता देती, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। थकान और कमजोरी के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत बटोर कर, भाभी मैं उसे बोल दूंगा, आपको फ़ोन कर लेगी। रुचिका को मेरे भाई भाभी, यूँ कहें मेरा पूरा परिवार ही नापसंद थे। रुचिका मेरी पसंद थी। आईआईटी कानपुर में हमने साथ रहकर पढ़ाई पूरी की थी। उसके पिता उस सरकारी पद पर थे जिसका उसे हमेशा गुमान रहा है। जबकि हमारा 2 भाई और 3 बहनों वाला साधारण खाता पीता लेकिन हंसता खेलता परिवार था। बड़े भैया ने मेरी रुचिका के साथ विवाह करने के निर्णय को स्वाभाविक नहीं मानते हुए हल्का फुल्का ऐतराज जताया था। भैया का यह मानना था, शादी ब्याह के रिश्ते अपने से बराबरी वालों में ही जोड़ने चाहिए छोटे। इस महत्वपूर्ण निर्णय को बड़ों के हाथ में छोड़ देने में ही भलाई है। लेकिन मेरे आंखों पर तो जैसे पट्टी बंध गई थी। अब तो माँ पिताजी नहीं रहे। मैं सदा से ही मेधावी, पढ़ाकू व थोड़ा थोड़ा बेवकूफ़ या मूर्ख किस्म का रहा हूँ। मैं रुचिका के साथ शादी करके एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ता हुआ सबको भुला बैठा था। छोटे छोटे भतीजे भतीजियों जो मेरे हरदिल अजीज हुआ करते थे, उन्हें भी। अपने 2 बेटों की पैदाइश पर किसी को बुलाना तो दूर, उन्हें खबर तक नहीं की थी। वो तो इधर उधर से खबर पाकर भाभी ने ही भैया से छिप छिपाकर घर से ढेरों उपहार, मसलन हाथ के सिले झबले, स्वेटर, किलोट, खिलौने, झुंझुना सब एक टोकरी में सजाकर भेजा था, जिसे रुचिका ने अपने स्टेटस के लायक नहीं मानते हुए नौकरों में बंटवा दिए थे। उसके रूप, रंग और चातुर्य का मुझ पर कुछ ऐसा असर हुआ था कि मेरे अक्ल पर पर्दा पड़ गया था और मैं भी सब रिश्तों को भुलाकर कट गया। रुचिका को तो मेरे घर वाले शुरू से ही नापसंद थे, पर लेकिन मैं कैसे भूल गया था भाई भाभी का साथ और बहनों का प्यार। मुझे भाभी से कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे न जाने कैसे खुद ही समझ जाती थी। सब उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह ही माना है। कभी जब पढ़ते वक्त बहुत थक कर टेबल पर सिर रखकर सो जाता, तब उनके स्नेहिल स्पर्श से सारी थकावट दूर हो जाती। आज मुझे वही ममता भरा स्पर्श चाहिए, लेकिन रुचिका डॉक्टर के निर्देशानुसार अलग से ही बातें कर रही थी। कुछ थकावट और कुछ इस अकेलेपन ने मुझे तोड़ दिया। अजीब से डिप्रेशन में घिरा हुआ मैं घबराकर सबको फोल मिलाने लगा। पहले रुचिका, फिर दोनों बेटों को, लेकिन बेटे अपनी क्लासेज में और रुचिका अपने किसी क्लाइंट से मीटिंग में व्यस्त थी। फिर अंत में थक कर बड़े भैया को ही लगा डाला और उनकी चिंतित आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। वैसे तो बड़े भैया आदतन शांत ही रहते थे, लेकिन मेरे रोने की आवाज़ पर वो भी परेशान हो गए थे। थोड़ी तेज अधिकार भरे स्वर में, जो उनकी आदत थी, पूछ बैठे, रुचिका कहाँ है? इस वक्त उसे तुम्हारे पास होना चाहिए। मानता हूँ कि सेफ रहना चाहिए, लेकिन मन से तो दूरी नहीं होनी चाहिए उदय। वैसे तो वे मुझे मेरे निकनेम छोटे कहकर बुलाते हैं, लेकिन जब आक्रोश में भरे रहते तब मेरे नाम से ही बुलाया करते। उन्हें उदय कहते सुनकर भाभी ने तुरंत फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। क्या करते हैं आप? एक तो बबुआ इतना कमज़ोर और उस पर से आप उसे आराम करने दें और फिर खूब सारी बातें
करके मामला संभालने का भरपूर प्रयास किया। मैं हैरान हो गया कि उन्हें याद था जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे उबले सेब, नमक और गोल मिर्च छिड़क कर बहुत पसंद आते। मुझे आज भी उनके मुंह से बबुआ सुनकर संतोष हो रहा है। मेरा गला प्यास से सूख रहा था। हाथ बढ़ाकर देखा तो पानी का जग खाली पड़ा है। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ से मैं उधर ही देखने लगा। रुचिका हाथों में ग्लव्स पहने, खाने की थाली और पानी से भरे जग लिए खड़ी है। वो न जाने कब से खड़ी हम लोगों की बातें सुन रही थी, लिहाजा थोड़ा जोर से ही सुनाकर बोली, ये तुम आज इतनी सेंटी क्यों हो रहे हो? इनसे बात करके क्या करूं? बहुत अकेलापन लग रहा है, तबीयत घबरा रही थी। आराम करो, अकेले तो हो नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर, कहती हुई पैर पटकती बाहर चली गई। उसके जाने के बाद ध्यान आया हड़बड़ी में फ़ोन बंद करना ही भूल गया था। भाभी कितनी दुखी हो रही होंगी यह सब सुनकर, लेकिन जब हेलो हेलो किया तो देखा कि भैया ने समझदारी दिखाते हुए पहले ही फ़ोन बंद कर दिया था। ध्यान आया बहुत पहले जब मैं अपने परिवार के साथ बड़े घर में शिफ्ट हो रहा था तो भैया ने परिवार की एकता बनाए रखने के लिए कहा था, साल में एक बार ही सही हम सब भाई बहनें चाहे कहीं भी अवश्य मिलेंगे। पर रुचिका ने यह कहकर कि तुम्हारा परिवार तुम ही संभालो, फिर उसके बाद यह कहकर कि तुम्हारी 3 बहनें हैं, इनसे संबंध रखोगे तो देते देते उम्र निकल जाएगी। मेरी मति भी मार दी थी। फिर शुरू में 1-2 बार तो मैं अकेला गया भी था, लेकिन बाद में काम के नाम पर बहाना बनाकर जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। लेकिन क्या वो मुझे छोड़ पाए? नहीं ना। आज मेरी इस दशा में पिछला सब कुछ भूलकर भाभी के कहने पर सभी बहनें और उनके बच्चे मुझसे रोज रात में फुर्सत के वक्त वीडियो कॉलिंग कर आपस में खूब हंसी मजाक करते, जिसमें रुचिका कभी शामिल नहीं होती। मुझे आश्चर्य हुआ इस बात से कि मेरे छूटे हुए परिवार का हर एक बच्चा मेरी बचपन से लेकर अभी तक मेरी एक एक आदत, पसंद नापसंद, मेरी पढ़ने की लगन, जिसकी बदौलत मैं इस पद पर पहुंचा था, से वाकिफ था, जबकि मेरे बेटे को इन सब के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं थी। खैर, अब कोई कभी भी फ़ोन कर लेता है। अब तक सिर्फ पापा सुनने के आदि मेरे कान चाचू मामू सुनकर हर्षाने लगे हैं। यूँ कि रुचिका को यह सब नागवार लग रहा था, लेकिन मैंने ये सोचकर कि ये और बेटे ऐसे ही हैं और रहना तो मुझे इनके साथ ही है, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सहज भाव से माफ़ कर दिया। इसी तरह दिन बीतने गए। मेरी तबीयत भी अब सुधरने लगी थी। डॉक्टरों ने मुझे बाहर बगीचे में घूमने फिरने की आज़ादी दे दी थी। हालांकि पहले जैसी एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन बहुत हल्का महसूस करता था मैं। पिछले दिनों ज़िंदगी ने मुझे बहुत सबक सिखाए हैं। मैं मन ही मन कहीं इस बीमारी का शुक्रगुजार भी था जिसमें मुझे मेरे छूटे रिश्ते फिर से मिल गए थे। उस दिन मैं अपने तो अपने होते हैं यही सोचता हुआ बगीचे में टहल रहा था कि भाभी का फ़ोन आ गया था। क्या कर रहे हो बबुआ? अभी तो कमजोरी होगी, देखो थोड़ा ही टहलना। तभी मुझे खांसी आ गई। मैं चुप था। उधर भाभी के हाथ से भैया ने फ़ोन ले लिया। क्यों छोटे, थक गए ना? मैंने मना किया था ना, अभी तुम्हारे बाहर निकलने से ना जाने तुम कब बड़े होगे। मुझे हंसी आ गई। जी भैया, यह जीजी क्या लगा रखा है? अब चलो अंदर जाकर आराम करो। सॉरी भैया और थैंक यू। उधर स्पीकर पर भाभी थी जो भैया को कह रही थी, आप भी ना, बबुआ अब बड़ा हो गया है। भैया के निराले अंदाज और भाभी की दी हुई हिम्मत से और कुछ नहीं तो मजबूत जरूर हो गया हूँ। बेदिली से यह महसूस करता हुआ मैंने कदम वापस घर की ओर मोड़ लिए थे। उम्मीद है दोस्तों सीमा वर्मा जी की लिखी हुई ये प्रेरक सामाजिक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल कथा कुंज FM पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।